गीता की शादी गौतम से हो जाती है। गौतम रूम में आता है जहाँ गीता घूंघट वड़ी बैठी होती है। गौतम आता है और सो जाता है। फिर वो खर्राटे लेने लगता है। गीता को बहुत आश्चर्य होता है कि उसका पति बिना कुछ बात किए ही सो गया है। अगली सुबह गौतम गीता के उठने से पहले ही कहीं चला जाता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन गीता अपनी सास शोभा के पास जाती है और उनसे पूछती है, माँ जी, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बहू, पूछ। क्या गौतम जी इस शादी के लिए तैयार नहीं थे? लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो बहू? क्योंकि वो मुझसे दूर दूर रहते हैं। कल रात ही उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की और आज सुबह भी वो बिना कुछ बोले ही सुबह सुबह कहीं चले गए। अरे वो ऐसा ही है। ऐसा ही है मतलब? अरे बहू, बचपन से ही ना वो बड़ा शर्मीला है। उसे लोगों से मिलने जुलने में थोड़ा समय लगता है और वो लड़कियों से तो कुछ ज्यादा ही शर्माता है। तुम दोनों पति पत्नी हो, तुम दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। गीता चुप हो जाती है और कुछ जवाब नहीं देती और सोचती है, ऐसा कैसा शर्म जो पति अपनी ही पत्नी से शर्माता हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गीता वहाँ से चली जाती है। फिर रात को गौतम सो रहा होता है, तभी वहाँ गीता आती है। देखो तो ये सोते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। गीता जाकर गौतम को पकड़कर सोती है। गौतम जल्दी से उठ जाता है और घबराते हुए बोलता है, अरे क्या हुआ? तुम अभी तक सोई नहीं? 3 रातों से सो ही तो रही हूँ। हाँ, तो रात सोने के लिए होती है। गौतम, मुझे भी पता है रात सोने के लिए ही होती है। इतने दिन हो गए हमारी शादी को। एक बिस्तर पर एक साथ होने पर भी हम दोनों एक साथ नहीं हैं। आप तो मुझसे प्यार से बात भी नहीं करती हो। अरे गीता, तुम्हें तो सब कुछ मिल रहा है ना इस घर में, और बात करने के लिए माँ है ही ना। वैसे भी तुम तो दिन भर माँ से ही बात करती रहती हो। अरे माँ से बात करनी और पति पत्नी के बीच प्यार भरे बातों में कोई फर्क नजर नहीं आता क्या आपको? देखो, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम कुछ दिन रुक जाओ, और मेरे सर में दर्द हो रही है। प्लीज मुझे सोने दो यार, प्लीज। अरे सर दर्द कर रहा है? पहले बता देते, मैं अभी सिर दबा देती हूँ। अब सोइए ना। नहीं, रहने दो। आप सो जाइए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। गौतम सो जाता है। गीता उसका सर दबाने लगती है। थोड़ी देर बाद गीता गौतम को किस करती है। तभी गौतम गीता को हटाते हुए बोलता है, अरे यार, कितनी बार बोला है, सो जाओ, मुझे भी सोने दो प्लीज। गीता उदास होकर सो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गीता गौतम के बारे में सोच रही होती है कि तभी वहाँ उसकी सास शोभा आ जाती है और आवाज देती है, बहू, ओ बहू। माफ कीजिएगा माँ जी, आप कुछ कह रही थी? सब ठीक तो है बहू? हाँ माँ जी, सब ठीक है। गौतम ने कुछ कहा? तुम दोनों में झगड़ा हुआ है क्या? माँ जी, लड़ाई झगड़ा होता तो ठीक था, लेकिन क्या बहू? माँ जी, हमारी शादी को कितने दिन हो गए, लेकिन हमारे बीच वो पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है। यहाँ तक कि गौतम जी मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते। ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा माँ जी
शायद वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए। पर अब ऐसा नहीं लग रहा, शायद वो। क्या बताऊं, ये लड़का ना है ही शर्मिला। बहू, तू उसे गलत मत समझ, थोड़ा सा वो ना तुझसे शर्माता है। तुम उसे थोड़ा समय दो, उसे अपनी खूबसूरती से अपने करीब करो। मर्द को तो अपनी करीब कैसे करते हैं ये औरत को बताना थोड़ी पड़ता है, ठीक है? तुम उसे अपने हुस्न से रिझाओ। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। गीता अपने पति से बहुत परेशान रहने लगी। एक रात अचानक 1 बजे गीता की नींद टूट जाती है। वहाँ गौतम नहीं होता। आखिर इतनी रात हो गई है, गौतम कहाँ चले जाते हैं? ना जाने गौतम को मैं क्यों पसंद नहीं हूँ। कहीं उनको किसी के साथ चक्कर तो नहीं है? गीता बाहर जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसे घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। इतनी रात को घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही है? गीता आगे बढ़कर देखने जाती है तो उसे एक कमरे से घुंघरू की आवाज आ रही होती है। हाँ, इसी कमरे से घुंघरू की आवाज आ रही है, पर ये कमरा तो बंद है। कौन है वहाँ? गीता जैसे ही कमरे की दरवाजे खोलने ही वाली होती है, तभी वहाँ उसकी सास शोभा पीछे से आ जाती है। क्या हुआ बहू, तुम यहाँ इस समय क्या कर रही हो? गीता घबराते हुए बोलती है। माँ जी, वो मैं। इतनी डरी हुई क्यों हो? माँ जी, अंदर कोई है। अंदर से घुंघरुओं की आवाज आ रही थी, जैसे कोई घुंघरू पहन के नाच रही हो। अरे बहू, ये ना मेरी सास का कमरा था। रात में कभी कभी यहाँ से घुंघरुओं की आवाज आती है। मैंने कई पंडितों से पूछा, उन्होंने बताया कि मेरी सास की आत्मा इस कमरे में घुंघरू पहनकर नाचती है। पर माँ जी, ऐसा कैसे हो सकता है? तुझे डरने की जरूरत नहीं बहू, वो आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। तू बस नई है ना, इसीलिए धीरे धीरे तुझे भी आदत हो जाएगी। बस एक काम करना, जब भी तुझे घुंघरू की आवाज आए ना, तो तू अपने रूम से बाहर मत आना, ठीक है? अब जाकर सो जा। शोभा गीता को वहाँ से भेज देती है। इधर गीता रूम में आकर उसी बारे में सोच रही होती है। रोज रात को गौतम जी भी गायब हो जाते हैं, और ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि जैसे मैं उस कमरे के पास गई, वहाँ से घुंघरुओं की आवाज आना बंद भी हो गई। मैं तो इस बात का पता लगा कर ही रहूंगी कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है, मुझसे क्या छुपाया जा रहा है। फिर रात होने पर गीता झूठ मूठ की आंख बंद करके सो रही होती है। जैसे ही 1 बजते हैं, गौतम उठकर अपने कमरे के बाहर चला जाता है। आज तो मैं इनको पकड़ कर ही रहूंगी। आखिर ये इतनी रात को जाते कहाँ हैं? गीता बाहर जाती है तो उसे गौतम कहीं नजर नहीं आता। तभी फिर से उसे घुंघरुओं की आवाज आने लगती है। हाँ, फिर से घुंघरुओं की आवाज आ रही है। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि घुंघरू पहनकर नाचता कौन है। गीता जल्दी से जाकर दरवाजा खोल देती है तो उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखती है कि वहाँ गौतम औरत वाले कपड़े और मेकअप लगाकर घुंघरू पहनकर नाच रहा होता है। गीता गुस्से में जाकर उसे बोलती है, मुझे पहले से ही पता था ये आदमी मर्द हो ही नहीं सकता जो अपनी पत्नी को
देखकर भागता हो। फिर तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? तभी वहाँ शोभा आती है। माँ जी, आप भी जानते थे ना कि आपका बेटा एक किन्नर है, फिर भी आपने इसे मेरे गले बांध दिया। इतना बड़ा धोखा, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। चल चुप हो जा। तू एक मर्द को अपनी बस में नहीं कर सकी, तुझे उसे अपनी तरफ करना चाहिए था ना। सब तेरी गलती है। मैंने सोचा शायद तू इसकी इच्छाएं लड़कियों की तरफ कर पाएगी। कर पाती, अगर ये मर्द होता तब ना। ये तो एक किन्नर है, किन्नर। ये कहकर गीता घर छोड़कर चली जाती है।